हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम नीरज मिश्रा और आज हम लोग चर्चा करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, अगर देश को बदलना है तो देश का शिक्षा नीति को बदलना बहुत ही आवश्यक है। यही कड़ी को लेके आगे ये पॉलिसी आया है 2020 के नाम से। आइए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, इसका प्रारंभ 1968 ईस्वी में हुआ था, जब कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किए थे, लागू किए थे। ये जो कमीशन बना था ये 1964 में बना था और 1966 में रिकमेंडेशन दिए थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का पहला एजुकेशन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट भारत का पहला एजुकेशन पॉलिसी वर्ष 1968 में लागू किए थे। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है। अगला वर्ष आते हैं 1986। 1986 में दूसरा देश का एजुकेशन पॉलिसी लागू किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। इस जो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी पर जोर दिया गया, जिसमें बैकवर्ड क्लास, एसटी, एससी और गर्ल्स शामिल थे। अब देखते हैं 1992 में, वही जो 1986 ईस्वी में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसी को मॉडिफाई किया गया 1992 में। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ फ्रेंड। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस तरह अगर देखा जाए तो 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि देश का रिफ्रेम्ड हुआ तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है। यह जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसकी जो कमीशन बनाई गई थी उसके अध्यक्ष इसरो के जाने माने वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन हैं। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनएसी को मंजूरी प्रदान कर दी। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही पार्लियामेंट से ये एनएसी पारित होकर एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में। अभी भी भारत देश में 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। ये सभी बच्चों को दोबारा से री एडमिशन लिया जाएगा ओपन स्कूल के माध्यम से और उन्हें एजुकेशन दिया जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो काफ़ी हमको अच्छा लगा कि मिड डे मील जो योजना है उसमें सिर्फ दोपहर का ही भोजन सरकारी स्कूलों में दी जाती थी, मिडिल स्कूल तक। अब इसमें ब्रेकफास्ट की भी सुविधा की जाएगी। इस तरह मूल मोटिव यही है, मेन मकसद यही है गवर्नमेंट का कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी बढ़ाएं, स्कूल आएं और स्कूल को ही अपना घर समझें। और गवर्नमेंट का ये भी आपका योजना है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, जिसे 2030 तक 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2025 तक मित्रों इसे 25% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब है एक तरह का कैलकुलेशन है कि कितने बच्चे स्कूल में नामांकन कराते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे इसमें नए नए अच्छे चीज जोड़े गए हैं। आप विश्वास जानिए, अगर इसका 50% भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर दे तो इतना बेहतर पॉलिसी है कि देश बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर देश बदलेगा तो सोचिए भारत देश तरक्की की उन्नति में सबसे ऊपर पायदान में होगा। मूल मोटिव यही है एनएससी का कि भारत देश को नॉलेज का सुपर पावर बनाना है और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम हो वो ग्लोबल फंडामेंटल जैसा ही हो। मतलब कोई भी भारतीय बच्चा अगर अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए तो उसे कभी नहीं लगेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, उनसे पीछे चल रहा है।
यही मेन मेन आपका मोटिव है। इस एजुकेशन सिस्टम में हम चलेंगे सबसे पहले कि क्या पैटर्न थे 10+2 का, और नया पैटर्न जो आए हैं 5+3+3+4 ये है क्या। आइए मित्रों, इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसा कि 10+2 जो होता है, 10+2 जो होता है, ये जो पैटर्न होता है इसमें 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक की शिक्षा होती है। फिर 11th और 12th पैटर्न होते हैं जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। ये जो शिक्षा है, पहला से लेकर 12वीं क्लास तक का जो भी एजुकेशन है ये अंडर स्टेट गवर्नमेंट के आई पर ही चल रहे होते हैं। कहने का मतलब है गवर्नमेंट इसको सीधा रेगुलेट करती है, सभी बच्चों को इसके लिए केयर करती है। ये जो नया एनएससी है मित्रों, ये स्कूली शिक्षा से लेके ग्रेजुएशन स्तर तक सुधार की प्रक्रिया का एक शुरुआत है, इस पॉलिसी में से शामिल किया गया है। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो एजुकेशन पॉलिसी है 5+3+3+4 ये है क्या। आप मान लो, आपको मालूम चलेगा कि =15 ही होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग भी पढ़े थे पहली कक्षा से लेके मैट्रिक तक 10 क्लास, इंटर 2 साल 12 और ग्रेजुएशन 3 साल 15। आखिर वही चीज है अभी भी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया है, काफी बदलाव किए गए हैं। पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर कुरिकुलम का देखते हैं कि ये 5 है क्या। ये जो 5 है ये फाउंडेशन स्टेज इसे कहा गया है। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चे 3 साल में ही एडमिशन ले लेंगे। अब जान लीजिए मित्रों, पहले गवर्नमेंट का जो योजना था, जो पॉलिसी था, वो ये था कि बच्चा 6 साल में पहली कक्षा में जाएगा। अब वैसा नहीं है, अब बच्चे मैच्योर हो गए हैं। अब वो 3 साल में ही सब चीज समझते हैं, कार्टून नेटवर्क देखते हैं, पोगो चैनल देखते हैं, बहुत चीज देखते हैं, और उनका दिमाग के क्या हुआ है, हम लोग से ज्यादा डेवलप हुआ है। इसलिए अब वो 3 साल में ही स्कूल जाएंगे। 3 साल से 8 साल के बच्चे इस फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आएंगे। 3 साल में जब बच्चे जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, 3 साल में आंगनबाड़ी या बाल वाटिका केंद्र में उनकी सिर्फ क्या होगी, खेल कूद वाली पढ़ाई होगी। इसमें कोई भी किताब, कोई भी पेंसिल, कोई भी वजन, आप देखते होंगे घर से जब बच्चे निकलते हैं तो देखते होंगे जितना उनका शरीर का वजन होता है उसका आधा तो उनका वजन जो होता है बैग का होता है, वही बैग का वजन को कम करने के लिए सरकार यहाँ पे लाई है। और स्ट्रेस बच्चों का क्या होगा, कम होगा। अगर बच्चों में स्ट्रेस कम होगा तो जानिए कि उनके गार्जियन में भी स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 3 साल के स्टेज में बच्चे का एडमिशन होगा कहाँ पे, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में या स्कूल में। ये गवर्नमेंट के लिए है। आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में 3 साल में बच्चे क्या होंगे, एडमिशन ले लेंगे और 3 साल तक वहीं पे खेलेंगे। फिर हमने क्या बताया, 3 साल में एडमिशन और 3 साल तक सिर्फ खेलना, सिर्फ उन्हें प्ले करा के सिखाया जाएगा। जो भी व्यवहारिक नॉलेज है वो सभी चीज, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसको खेल खेल में सिखाया जाएगा, जो अभी करीब करीब प्ले स्कूल, सभी प्ले स्कूल में ही होते हैं। लेकिन यहाँ कितने साल लगेंगे, 3 साल तक वो पढ़ेंगे प्ले स्कूल में, कहने का मतलब। और फिर चौथा साल वो कहा जाएंगे पहली कक्षा में, ग्रेड 1 में, और 5, ठीक है। और फिर अगली 5वीं जो अगला होगा वो 5वीं साल में कहाँ पे जाएंगे, ग्रेड 2 में, अर्थात क्लास 2 में। यहाँ पे मित्रों कोई भी बच्चों का एग्जाम नहीं होगा, जो भी चीज सिखाए जाएंगे वो खेल खेल कर सिखाए जाएंगे। तो फिर से याद करें, जो स्ट्रक्चर 5 का मतलब क्या है, बच्चा 3 साल में क्या करेगा, स्कूल जाएगा, वो भी आंगनबाड़ी वाला, ठीक है। और चौथा साल में कहाँ जाएगा, पहली कक्षा में, और 5वां साल में कहाँ जाएगा, दूसरी कक्षा में। समझ में आ गया मित्रों। अब चलते हैं यहाँ पे, और इस स्टेज को क्या कहा गया, फाउंडेशन स्टेज। अच्छा, इसका मोटिव क्या है, फाउंडेशन स्टेज क्यों बनाया गया है, फिर से बता दें। फाउंडेशन स्टेज
स्ट्रेस को कम करने के लिए और बच्चों का व्यवहारिक मेंटल एबिलिटी को क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर 3 है क्या। मित्रों, स्ट्रक्चर 3 को प्रीपरेटरी स्टेज कहा गया। इसमें बच्चे का जो उम्र होगा ये 8 साल से 11 साल होगा। इसमें क्लास 3, क्योंकि 2 तो यहीं तक पढ़ाई हो गई, तो यहाँ पे क्लास 3, 4, 5 तक की पढ़ाई होगी। इसको कहा गया प्रीपरेटरी स्टेज। और इस स्टेज में सबसे बड़ा खासियत ये है कि बच्चे को जो भाषा आती है, मदर टंग लैंग्वेज, वही भाषा में स्कूल उन्हें शिक्षा देंगे। ठीक है, और एक्टिविटी होगा और पढ़ाई भी होगा। और साथ में अगर स्कूल पर ये छोड़ दिया गया है कि या तो बच्चों का मदर टंग लैंग्वेज में आप पढ़ाएं, मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ा, या कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी आपका सरकार के द्वारा दबाव नहीं है। जिस भाषा में बच्चे समझे वही भाषा में आप पढ़ाइए। कुल मिला के ही तथ्य सामने आती है और यहीं से आपका क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चर 3 समझ में आ गया? कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर 3 में तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास तक पढ़ाई होगी। फिर से बता दें, कोई भी एक मदर टंग लैंग्वेज में अगर पढ़ाना है तो स्कूल वाला पढ़ाएंगे, या तो कोई नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। एक्टिविटी भी होगा, खिलाया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, और एग्जाम यहीं से क्या होंगे, शुरुआत हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरा स्ट्रक्चर कुरिकुलम के, ये स्ट्रक्चर, इसको मिडिल स्टेज कहा गया। मतलब मोटा मोटी समझिए मध्य विद्यालय। इसमें एज है 11 से लेकर 14 साल तक, और यहाँ तक तो 5 पढ़ाई हुई, इसलिए 6, 7, 8 क्लास तक यहाँ तक पढ़ाई होगी। इसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है मित्रों कि इसमें बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, इंटरैक्टिव क्लास बनाए जाएंगे, साथ में मैथ, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वोकेशनल कोर्स भी कराए जाएंगे, ताकि बच्चों का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वोकेशनल कोर्स में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जितने सारे चीज हैं, सभी चीज यहाँ पे क्या कराए जाएंगे, सिखाए जाएंगे। और इसका एक सबसे ज्यादा फायदा ये जो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें वोकेशनल कोर्स को जोड़ा गया है, और साथ में क्या चीज जोड़ा गया है, कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है, और फिर आते हैं आपका स्ट्रक्चर 4, इसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया। अब यहां तक तो 8 क्लास तक बच्चा पढ़ ही लिया। अब क्या होगा, 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th तक यहां तक पढ़ाई होगी। उसको कौन सा स्टेज बोलेंगे, सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में कितने एज ग्रुप के बच्चे होंगे, 14 से लेकर 18। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात यह है कि फॉरेन लैंग्वेज को भी शामिल किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब अब पढ़ाया जाएगा फॉरेन लैंग्वेज भी। अब बच्चे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आपको मालूम है फॉरेन लैंग्वेज BHU, JNU और दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होते हैं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। अब बच्चे आसानी से स्कूल में ही कोई एक फॉरेन लैंग्वेज को चुन सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में और पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें लेकिन एक चीज है कि फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज भाषा को शामिल नहीं किया गया है। आपको मालूम है भारत और चाइना का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बाद में जब भारत और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक होगा तो चाइना को इस लैंग्वेज कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। अब आगे आते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो नया चीज आया है, मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे होता ये था कि जो मैथ्स पढ़ता है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकता है और ऑप्शनल में बायो भी लेता था, लेकिन हिस्ट्री तो नहीं ले सकता था, कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। और जो हिस्ट्री पढ़ता है वो साइंस नहीं पढ़ सकता था, और जो कॉमर्स पढ़ता है ना वो आर्ट्स पढ़ सकता था ना साइंस पढ़ सकता था। अब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में ये शामिल किया है कि अगर आपको मैथ्स के साथ अगर हिस्ट्री में भी रुचि है तो आप चॉइस कर लीजिए, हिस्ट्री भी पढ़िए। अगर कॉमर्स के साथ आपको ज्योग्राफी में रुचि है तो ज्योग्राफी ले लीजिए। अगर आपको बायोलॉजी के साथ पॉलिटी में रुचि है, पॉलिटी ले लीजिए। मीन्स कोई भी बाधा नहीं है। एक तरह से समझिए तो आजकल जो DTH चैनल चलाते हैं, एयरटेल, डिश टीवी, जैसा आपको मन
वैसा आला काट यहाँ पे लगाइए और चैनल देखिए। मतलब कहने का मतलब जिस विषय में आपको रुचि है उस विषय को आप चुनिए और पढ़िए, बहुत ही बेहतर है। मेरा जो पढ़ाई हुआ सो साइंस का है, फिर एलएलबी है, ठीक है, आईएससी हुआ, फिर बीएससी हुआ, फिर एलएलबी हुआ। हमको रुचि है हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो बच्चे ही पूछते हैं सर आप तो बीएससी पढ़े, हिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, पॉलिटी कैसे पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी कैसे पढ़ाते हैं। भाई अब वही चीज यहाँ भी शामिल होने वाला है, जिसको जो रुचि है वो पढ़े। मेन मोटिव तो ये चीज है कि आपको उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। और मान लीजिए मित्र, जिसमें जिसको रुचि होता है अगर वो काम कर ले तो सक्सेस होना ही होना है। इसमें एक और भी चीज है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाएगा बच्चों में। ऐसा क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब उनका लॉजिक डेवलप किया जाएगा। अब ये चीज कभी नहीं होगा, ठीक है, कि कोशिका है क्या, सिर्फ कोशिका के डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। अगर कोशिका है तो कोशिका का इसका व्यू आपका क्या है, कोशिका नहीं होता तो क्या होता, अगर है तो क्या है, तो कोशिका से आगे क्या क्या डेवलप किया जा सकता है, टिश्यू कल्चर क्या है। मीन्स कहने का मतलब कोई भी चीज आप पढ़ लीजिए, उसको सिर्फ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अब सिखाया जाएगा कि अगर ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा है तो क्यों है, अपना व्यू दीजिए। एग्जाम जो होगा मित्र 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का, ये 10 का 10 बोर्ड एग्जाम होंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि 10th में और 12th में 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे। अगर कभी बच्चों को लगता है कि नहीं मेरा जो इस साल में 1 बार एग्जाम होता है, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। अब बच्चे सुसाइड सब भी कर लेते हैं, एडवर्स कंडीशन में पहुंच जाते हैं, मेंटल उनका खराब हो जाता है स्थिति। अब उसी से बचने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। और साथ में ये भी इसमें शामिल है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। मीन्स 1 साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अगर पहले सेमेस्टर में आपका अगर खराब एग्जाम गया तो इंप्रूव करने के लिए अगला सेमेस्टर भी आप जा सकते हैं। सेमेस्टर वाइज इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे क्या कर सके, पढ़ाई से जुड़े रहे। ऐसा होता था कि मार्च में सीबीएसई का एग्जाम होता था या जेक बोर्ड का होता था या दूसरे बोर्ड का, तो बच्चा दिसंबर से पढ़ता था, जनवरी से पढ़ता था और रट जाता था गेस पेपर। कितना नॉलेज होगा, कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा प्रैक्टिकल नॉलेज? बिल्कुल नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो क्या करना होगा, उस एग्जाम को पहले ही से आपको तैयारी करते हुए हर 6-6 महीना में आगे बढ़ना है। तो पहला क्या होगा, आप पढ़ाई से दूर भी नहीं भागेंगे और आपका स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। तो बहुत ही बेहतर है आपका स्ट्रक्चर, आपका 5+3+3+4। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, अब तो इंटर तक पहुंच गया सर, ग्रेजुएशन में क्या होगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके साथ अभी तक भारत देश में एजुकेशन क्षेत्र में जो पैसे खर्च किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, ये 4.6% थे जीडीपी के। अब मित्रों कितना खर्च किया जाएगा जीडीपी का, 6%। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है। इसके अलावे आपका नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी स्टेब्लिश किया जाएगा और इसमें जितने सारे रिसर्च होंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सभी स्कूल क्या करेंगे, इससे जुड़ के एक्सचेंज करेंगे अपना अपना इंफॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चों का असेसमेंट होगा, ये परख के रूप में होगा। मीन्स एक नया सेल्फ असेसमेंट स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, परख। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, है ना, परख का फुल फॉर्म याद कर लेंगे, एग्जाम में आएगा। आइए चलते हैं, इंटर तक तो बच्चा पढ़ लिया, अब कॉलेज में क्या होगा सर, कॉलेज जाएगा तो क्या करेगा, क्या विषय चुनेगा, ये सबसे आपका दिमाग में प्रश्न उठता है। देखिए
कॉलेज में जाता है बच्चा तो क्या चुनता है सर, बीएससी, बीए या बीकॉम। यहाँ भी वही सिस्टम चलेगा कि अगर फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। अगर केमिस्ट्री के साथ आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी तो पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज लेवल में अब बीएससी ना रहेगा, ना बीए रहेगा, ना बीकॉम रहेगा। ठीक है, अच्छा है ना। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो काइंडली क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, अब आगे चलते हैं। कॉलेज में क्या करना, फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, डिप्लोमा। और थर्ड ईयर में जाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, डिग्री। और फोर्थ ईयर भी है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिसर्च। अब कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या करता है कि फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, पढ़ाई में मन नहीं लगा, माँ बाप शादी कर दिया, पढ़ाई लिखाई छूट गया या कहीं चला गया काम करने, तो उसके बाद तो ड्रॉप हो गया। तो उसको फर्स्ट ईयर अगर वो कंप्लीट करता है तो उसको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट। कहीं भी नौकरी में जाएगा इंटरव्यू देने तो बताएगा सर्टिफिकेट है, फर्स्ट ईयर पढ़े हैं सर। अगर बाई चांस वो व्यक्ति नौकरी उकरी छोड़ के आ गया, कोई कारण से पढ़ाई छोड़ दिया था, पढ़ाई पैसा का कमी में, तो दोबारा से अगर वो आना चाहता है तो उसका फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर में आएगा, री एंट्री होगा। तो इससे फायदा क्या है, फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक और नया चीज जुड़ा है कि अगर चौथा साल भी अगर वो कोर्स करता है एक्स्ट्रा एक साल और डिग्री से, तो उसको क्या मिलेगा, रिसर्च का डिग्री मिलेगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज मिला है, जो रिसर्च करेगा ना उसको पीजी कितना साल का लगेगा, समय 1 साल करने में। आज जो रिसर्च नहीं करेगा, जैसे ई ने किया है, तो उसको पीजी करने में कितना साल लगेगा, 2 साल। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 4 साल वाला कोर्स किया है ना कॉलेज में, अगर वो रिसर्च कर लेता है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएट करने में 1 ही साल समय लगेगा। और अगर रिसर्च नहीं किया है और सिर्फ डिग्री लिया है, कंपटीशन का तैयारी किया और पीजी करना चाहता है तो कितना साल लगेगा, 2 साल लगेगा। आगे इसमें यह है कि इसमें एमफिल जो है आपका, एमफिल का कोर्स बंद हो गया है। अब सीधी फिलोसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी करेगा, पीएचडी करेगा तो 4 साल लगेगा। ये नया चीज आपका यहाँ पे आया है, समझ में आ गया मित्रों। तो 5+3+3+4 समझ में आ गया। इसमें बहुत सारे चीज हैं, हम अगला क्लास में, कल के क्लास में फिर बताएंगे इसी का पार्ट 2। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल आगे इसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आगे चर्चा करेंगे पार्ट 2 वीडियो के रूप में। थैंक यू।